बात की जा रही है तो रॉल्स लॉ। अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो हेनरीज लॉ। और अगर किसी गैस को दूसरे गैस के साथ में मिक्स किया गया है, वेपर फेज की बात की जा रही है, तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ। इवनिंग स्टूडेंट, आज से बिहार बोर्ड वाले का एग्जाम शुरू हो गया है और सीबीएसई वाले के लिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। बिहार बोर्ड वाले के लिए भी अभी 2 दिन है केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में। तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स मैसेज किए थे, कुछ रिक्वेस्ट किए थे, सर कुछ हो सके तो इस पर थोड़ा सा जो है वो फास्ट रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री से बता दीजिए। तो जितना टाइम है उसी में हम कोशिश करते हैं। जैसे आज सॉल्यूशन चैप्टर का 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें लगा कि जो चलते चलते अगर आप देख लोगे तो पढ़ा हुआ पाठ है तो वो दिमाग में बैठ जाएगा और देखना भी चाहिए। न्यूमेरिकल्स वगैरह पर इसके लिए आप कोशिश करोगे। सॉल्यूशन चैप्टर का आज बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपकी तरफ से अगर कोई और सजेशन होगा, कोई रिक्वेस्ट होगा तो आप सेंड कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम उसके अनुसार से बाकी वर्क करेंगे। आप सॉल्यूशन चैप्टर में कई टॉपिक था, लेकिन एक टॉपिक आगे जाकर के हम लोग जो देखेंगे, अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ, ये तीनों लॉ पढ़ना है हम लोगों को और तीनों वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। अब कई जगह पर लगता है कि कहाँ पर हम लोग रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे, कहाँ पर हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे और कहाँ पर हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं किस जगह पर कौन सा रूल आप अप्लाई करो। रॉल्स लॉ का इस्तेमाल किया जाता है अगर एक लिक्विड कंपोनेंट को दूसरे लिक्विड कंपोनेंट में डिसॉल्व किया जाता है, एक को दूसरे में डिसॉल्व किया जाता है। यानी अगर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो उस कंडीशन में हम लोग रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू का ये, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, पी नॉट बी इंटू काई बी। यह रॉल्स लॉ के लिए हो गया। वहीं हेनरीज लॉ इस्तेमाल करते हैं हम लोग अगर किसी गैसियस कंपोनेंट को आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, यानी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग रिलेशन यूज करते हैं पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू का ये, जहाँ के एच हेनरीज कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और वहीं अगर डाल्टन्स लॉ की बात किया जाए कि डाल्टन्स लॉ किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो डाल्टन्स लॉ अप्लाई किया जाता है अगर आप किसी गैसियस कंपोनेंट को किसी दूसरे गैसियस कंपोनेंट में मिक्स कर, और यहाँ पर आता है पी ए इज इक्वल टू पी टी इंटू का ये, और उसी तरह से पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू काई बी। यहाँ पर पी बी नहीं लिखे हैं क्योंकि जो गैसियस कंपोनेंट होता है सिर्फ उसी का निकाला जाता है। तो सिंपल कंसेप्ट, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ और डाल्टन्स लॉ। रॉल्स लॉ अ लिक्विड इन लिक्विड, हेनरीज लॉ ए गैस इन लिक्विड एंड डाल्टन्स लॉ ए गैस इन गैस। जैसे गैस इन गैस कहने का मतलब गैसियस फेज भी कहा जाता है, वेपर फेज भी की जा रही है तो रॉल्स लॉ। अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो हेनरीज लॉ, और अगर किसी गैस को दूसरे गैस के साथ में मिक्स किया गया है, वेपर फेज की बात की जा रही है, तब वहां पर हम लोग यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ। हमें लगता है कि यहाँ पर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। यहाँ है ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस, इन दोनों में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यानी कि अगर दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं, यहाँ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस जगह पर ये कंपोनेंट ए है, इस जगह पर ये कंपोनेंट बी है। सपोज ए का कंसंट्रेशन कम है, लोअर कंसंट्रेशन, और बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन। तो रूल ये कह रहा है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ हायर कंसंट्रेशन कहने का मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट को पार नहीं करने देगा, तो फिर वैसे कंडीशन में सॉल्वेंट ही पार करेंगे, और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है from lower concentration to higher concentration, and this phenomenon is called osmosis.
इट मीन्स ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन इन विच द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट हो रहा है तो किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट का। कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का ठीक उल्टा हो गया तो उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस में लोअर टू हायर जा रहा है तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर की तरफ मूव करेगा, और ये नॉर्मल कंडीशन में इटसेल्फ मूव नहीं करेगा। इस कंडीशन में आपको इस तरफ से हायर कंसंट्रेशन की तरफ से, इस जगह से आपको पिस्टन से प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, यहां से प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, और ये अप्लाइड प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हुआ तब सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी याद क्या रखोगे? ऑस्मोसिस के केस में मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये, जब कभी भी ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस यानी इटसेल्फ होता है, यानी यहाँ आपको एफर्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जबकि रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में अप्लाइड प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, और ये प्रेशर अप्लाई कहाँ किया जाता है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ में। तो डेफिनेशन हमें लगता है कि क्लियर हुआ होगा। ऑस्मोसिस इज द फेनोमेनन इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ ये जो मेम्ब्रेन डाला गया है वो सेमी परमेबल नेचर का है। If the pressure applied from the side of the higher concentration of solution is greater than osmotic pressure, then the movement of solvent take place from higher concentration to lower concentration, and this phenomenon is called reverse osmosis. इसे कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ। फिर एक था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ये क्या है? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि यहां पर A और इस जगह पर B, और इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, अगर ये 0.5 मोलर है और ये भी 0.5 मोलर है, तब वैसे कंडीशन, और यहाँ सेपरेटेड है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, परमेबल मेम्ब्रेन। दूसरा कंडीशन है कि अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये 0.5 मोलर है और इस जगह पर 0.4 मोलर है, तो यहाँ ये हो गया हायर कंसंट्रेशन और ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन। इन्हें भी सेपरेट कर दिया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब इस जगह पर दोनों का चूंकि कंसंट्रेशन सेम है तो ना तो मूवमेंट ए से बी की तरफ होगा और ना ही बी से ए की तरफ होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसो का मतलब सेम होता है, यानी कि जिनका कंसंट्रेशन सेम होगा उन्हें आइसोटोनिक कहेंगे। वही अगर दो अलग अलग सॉल्यूशन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड हैं तो हायर कंसंट्रेशन वाले को यहाँ पर इन्हें कहा जाता है हाइपरटोनिक, और लोअर कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बस ये ध्यान में रखना, हायर बड़ा है, हायर हाइपर दोनों में ई आर वर्ड कॉमन लग रहा है, हाइपो यानी लोअर। अब क्वेश्चन क्या कहेगा? जो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मान ले कि किसी सेल को यहाँ पर एक एग सेल लिया गया है और इस एग सेल को डिप कर दिया गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, बिल्कुल ध्यान से समझना, इसे डिप किया गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक। अब आप बताओ क्या है, क्या होगा, कैसे मूवमेंट होगा? बिल्कुल एकदम ध्यान से। हाइपरटोनिक कहने का मतलब सॉल्यूशन विच हैज हायर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब इनका कंसंट्रेशन क्या हो गया? लोअर। ऑस्मोसिस में मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर एग से या इस सेल से
सॉल्वेंट का मूवमेंट बाहर की तरफ में होगा, यानी कि ये पार्ट आपका श्रिंक करने लगेगा, एक सेल श्रिंक कर जाएगा। इसी का ठीक उल्टा अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया यानी लोअर कंसंट्रेशन में, तो मूवमेंट होगा लोअर टू हायर, यानी कि आपका सेल स्वेल करने लगेगा एंड इट मे बी फाइनली बर्स्ट हो सकता है। ये ऐसे करके एकदम सिंपल तरीके से याद करने की कोशिश, बिल्कुल छोटा सा हम कंटेंट ये बता रहे हैं। इसी में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में एक कंसेप्ट और ऐड कर देता है, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। सपोज यहां पर दिया हुआ है 2 मोलर NaCl और इस जगह पर दिया हुआ है 2 मोलर MgCl2 और इन्हें सेपरेट कर दिया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ यहां पे मूवमेंट कहां से कहां होगा, ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। आपका ध्यान कहां जाएगा, ये भी 2 मोलर है और ये भी 2 मोलर है, यानी कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम, और जब कंसंट्रेशन सेम है तो आइसोटोनिक। नहीं नहीं, यहां गड़बड़ हो गया, ध्यान से। यहां पर NaCl है, आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड आयोनाइज कर जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, और MgCl2 ये आयोनाइज कर जाएगा एज Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। यहां पर देखो 1 मोल 2 मोल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी यहां वांटो फैक्टर का वैल्यू 2 आ गया, और यहां पर 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल क्लोरीन, तो यहां वांटो फैक्टर का वैल्यू 3 आ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद कीजिए, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, यानी जिसके I का वैल्यू ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दोनों में अलग अलग होगा। MgCl2 के लिए I का वैल्यू ज्यादा है, इसलिए इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये हो गया हायर कंसंट्रेशन, और यहां ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है तो मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि यहां से यहां तक। बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट था ये, इसको जरूरत पड़े तो इस वीडियो को आप रिपीट करके भी देखिए। ये था, थोड़ा सा वांटो फैक्टर के बारे में बताते हैं। वांटो फैक्टर हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल करते थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो जितना उसका मोलरिटी है उसी के अनुसार से उसके मोल को हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, उसी के अनुसार से कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक कंपाउंड में कितना आयन प्रोड्यूस्ड हो रहा है इसको हम लोगों को देखना है। यानी नन आयोनिक कंपाउंड 3 तरीके से हो सकता है, नन आयोनिक कंपाउंड, और जिसमें ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना तो डिसोसिएशन। अगर किसी आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं जहां पर डिसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन, और तीसरा कोई कोवेलेंट कंपाउंड ही है, कोवेलेंट कंपाउंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जहां पर एसोसिएशन हो रहा है यानी कि जुड़ रहा है। अब इन तीनों कंडीशन में वांटो फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। नॉन आयोनिक कंपाउंड है तो यहां वांटो फैक्टर का वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो उस कंडीशन में I का वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखो, सोडियम क्लोराइड का डिसोसिएशन से 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ इसलिए I का वैल्यू 2 हुआ, और मैग्नीशियम क्लोराइड में 3 आयंस का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए I का वैल्यू 3 हुआ। तो डिसोसिएशन के केस में I का वैल्यू ग्रेटर देन 1, और इसी का उल्टा अगर यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है तो इस कंडीशन में I का वैल्यू लेस देन 1। ये भी रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड। एक और टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सबका फॉर्मूला और डेरिवेशन एक साथ में ध्यान में रखो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े क्या क्या। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
यानी पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए, इट इज इक्वल टू काई बी, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पर। सेकेंड था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और m की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और लास्ट आ गया था फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। ये नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं, और वहीं अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा हो तो वहाँ हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर के केस में हम लोग यूज करते हैं आई का वैल्यू, यानी इस जगह पर भी हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं आई से, आई इंटू काई बी, आई इंटू के बी, यहाँ पर भी आई से, इस जगह पर भी इसे आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी आई से। और अगर नन आयोनिक रहा तो आई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए वहाँ पर आप आई यूज करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई का वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इस्तेमाल करते थे, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई एन माइनस 1। इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाए हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे तो याद आ जाएगा। आज का ये वीडियो बनाए शॉर्ट में किए कि एक बार में सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ में आपका ध्यान जाए, 5 मिनट 10 मिनट में अगर आप ये देखिए, और बाकी डिटेल सब बताया हुआ है आपका, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो आप मैसेज कीजिए, कल का कल हम वीडियो बना करके आपके लिए सेंड कर। आज यहीं तक, थैंक यू।